हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं अनुराधा कश्यप, आप सबकी बायोलॉजी की मेंटर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आई हूँ। हमारे पास 12th क्लास में एक चैप्टर है जो कि नीट के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो सारी मैं आपको करवाऊँगी। इस चैप्टर में हम धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे और इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओवर द ऑल अगर मैं पूरा दिखाऊँ आपको तो मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको समझाऊंगी, बट द मेजर थिंग इज़ दैट कि हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो, इनहेरिटेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब आप चीज़ों को इनहेरिटेड करते हो, मतलब हमारे पास कुछ कैरेक्टर हैं जो मेरे पास, सपोज़ मैं हूँ, मेरे पास जो कैरेक्टर हैं वो मेरे मदर एंड मेरे फादर से मेरे पास आए हैं। इसका मतलब देयर आर सम फैक्टर्स जो कि इनहेरिटेड हुए हैं। मेंडल जो थे वो जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। एक्चुअल में मेंडल जी ने बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की थी। उन्होंने कहा था दैट देयर इज़ समथिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके थ्रू पेरेंट्स की जो चीज़ें हैं वो बच्चों तक जाती हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। एंड उन्होंने इस चीज़ को फैक्टर कहा था। यही फैक्टर बाद में हमें समझ में आया जब हमने और ज़्यादा रिसर्च की, तो हमें पता चला कि जो ये ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, एक्चुअल में इट इज़ योर डीएनए। डीएनए ही वो चीज़ है जो आपके इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जिससे आपकी फिनोटाइप, आपकी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जाएंगी। जीनोटाइप एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सेल में जीन्स में मिलेगा। जीन्स के लिए हम बोल देते हैं जीनोटाइप, और जीनोटाइप ही आपका फिनोटाइप जो है डिस्क्राइब करता है। मेंडल ने बहुत खुल के इस बारे में बात की थी, लेकिन जब हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं तो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहता है हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर। मतलब कि जो चीज़ हमारे इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हम मॉलिक्यूलर लेवल पर चेक करते हैं और उसको हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वैसे तो जब मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में आपके पास बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेंगी आपको, जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में आरएनए कैसे रोल प्ले करता है, डीएनए कैसे रोल प्ले करता है। और जो कुछ देखो, कहीं पे भी अगर मैं बोल दूं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो आप मुझसे क्या मांगोगे? उस चीज़ के लिए एक एविडेंस मांगोगे, एक प्रूफ मांगोगे। तो उस प्रूफ को जब आप डिसाइड कर रहे होते हो, जब आप प्रूफ लेकर आते हो, तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा मेन डीएनए है वो रेप्लिकेशन कैसे करता है। उसके बाद उससे हमारी नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए कैसे होगी, ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये पूरी मैकेनिज्म हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियोस में। ठीक है, बट आज का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको समझाऊंगी। देखिए, हुआ क्या था, साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही थी, तो आपके पास कुछ साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा कि जो ल्यूकोसाइट्स है, जो WBC है, उसके अंदर मतलब बेसिकली पस सेल्स थी। तो जो पस सेल्स थी उसमें से WBC की जो सेल्स थी उनके अंदर जो न्यूक्लियस था, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर उन्होंने देखा था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि उस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या था, उस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली आपका एक सब्सटेंस रखा हुआ था जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, बाद में उसके एसिडिक नेचर को डिस्कवर किया अनदर साइंटिस्ट ने जो कि हमारे अल्टमान जी थे। फिर उन्होंने उसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। बाद में जैकरीज आए जिन्होंने इसको डीएनए टर्म दी थी। ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मैं अभी नहीं बता रही हूँ, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मेरा जो आज का मेन फोकस है दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो, डीएनए जो होता है ना, डीएनए आपके पास दो से तीन चीज़ों की मैं बात करूँगी यहाँ पे। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है आपके पास, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका शुगर और एक आता है आपके पास फॉस्फेट।
ठीक है। ये दोनों क्या बनाते, सॉरी, एक आता है शुगर और एक आता है नाइट्रोजनस बेस। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब मैं इसका थर्ड कंपोनेंट जिसको हम फॉस्फेट बोलते हैं अगर उसको भी ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड ही है जो पूरा डीएनए बनाता है। तो चलो आज स्टडी करते हैं डीएनए के बारे में। तो बेसिकली जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो ओके, गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, तो जो डीएनए था, डीएनए के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एरविन चारगाफ। देखो डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी ना वो सबसे पहले जो डिस्क्राइब की थी वो जेम्स एंड वॉटसन क्रिक ने की थी। इन्होंने अपनी एक पब्लिकेशन दी थी। जैसे डार्विन जी इवोल्यूशन के लिए फेमस है, वैसे जेम्स वॉटसन एंड क्रिक जो है इन्होंने किसकी स्ट्रक्चर दी थी, डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल जो था वो दैट इज़ गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, राइट। अब उस डबल मॉडल हेलिकल मॉडल में क्या क्या चीज़ें थी वो हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक टीचर थे जिनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन, और साथ में कौन थे, उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था मॉरिस विल्कन्स, ठीक है। किस का नाम मैंने लिया, एक तो थे आपके पास रोजालिंड फ्रैंकलिन और एक थे आपके पास मॉरिस विल्कन्स। तो 1952 में ये क्या कर रहे थे, एक स्टडी कर रहे थे जिसको बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। मतलब कि बेसिकली ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सरेज डलवा कर देख रहे थे और इसकी वजह से इनको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हुआ। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को लेकर के इन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। उन्हीं पॉइंट्स को आधार बनाकर, बेस बना करके जेम्स वॉटसन और जो आपके क्रिक थे उन्होंने 1953 में एक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। तो मेरा जो आज का मेन फोकस है वो है इस मॉडल के ऊपर, जो ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है डीएनए का, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखो हमारे पास एक डबल हेलिकल डीएनए होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप एक स्ट्रैंड बनाते हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हो, तो आपको उसको राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड के बेस पे बनाना होता है। राइट हैंडेड वो होता है नॉर्मली जब आप राइट साइड से कॉइल करना शुरू करते हो, राइट हैंड से कॉइल करते हो, उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और जब आप लेफ्ट से कॉइल करते हो तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो डीएनए था, जो डीएनए हमारे अंदर है, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, जिसको हमने स्टडी किया था, जेम्स वॉटसन क्रिक ने स्टडी किया था, तो उन्होंने स्टडी किया था बी फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की बी फॉर्म को उन्होंने स्टडी किया था। डीएनए की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, लेकिन जो उन्होंने स्टडी किया था दैट वाज योर बी डीएनए, ठीक है। तो जेम्स वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो था ये 1953 में दिया गया था और इसमें आपके पास वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस किया था और ये बी डीएनए के बारे में इन्होंने डिस्कस की थी, दैट इज़ राइट हैंडेड कॉइल, ठीक है, राइट हैंड कॉइल था। तो आप 2 पेन लीजिए और उनको एक साथ क्या कीजिए, इस तरीके से मूव कीजिए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनकर आती है वो होती है डबल हेलिकल मॉडल। ना कि इस तरीके से आप डीएनए को कभी भी नहीं बनाएंगे। हमेशा 2 पेन लीजिए और उनको क्या कीजिए, एक साथ रोल कीजिए। उससे जो स्ट्रक्चर बन करके आती है उसे हम बोलते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक डीएनए के अंदर आपको एक स्ट्रैंड के अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा शुगर, एक मिलेगी फॉस्फेट और एक मिलेगा आपके पास नाइट्रोजिनस बेस। अब मैं बहुत डिटेल तो इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन एक चीज़ समझाती हूँ आपको। डीएनए की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ ऐसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आप डीएनए की एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हो तो यहाँ पर होगा शुगर, फिर होगा फॉस्फेट, फिर होगा शुगर कौन सा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। फॉस्फेट आपके पास इसको नेगेटिव आयन देगा और एक होगा हमारे पास, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ, और एक होगा हमारे पास नॉर्मली नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेस लगा होगा। बेस हमेशा डीएनए के अंदर 4 ही होते हैं, डीएनए के 4 ही बेस होते हैं। एक होता है ए, एक होता है टी, एक होता है सी और एक होता है जी। तो ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थायमीन, सी मतलब साइटोसिन, जी मतलब ग्वानिन। तो इसमें से ए और जो जी है इसको आप प्यूरिन बोलते हो, डिटेल में बाद में करेंगे, इसको हम प्यूरिन बोलते हैं। और सी और जी सी और टी इसको हम बोलते हैं थायमीन, इसको हम बोलते हैं पिरिमिडिन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पायरिमिडिन। दिस इज़ नोन एज पायरिमिडिन। सी एंड टी, पायरिमिडिन।
तो जो प्यूरीन होता है ना, इसके अंदर 2 रिंग होती हैं, और जो पायरिमिडिन होता है इसके अंदर एक सिंगल रिंग होती है। स्ट्रक्चर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी डायग्राम के थ्रू। फिलहाल के लिए इतना समझो कि प्यूरीन जो है वो पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब ए जो है वो हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी कि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्यूरिन के सामने एक पायरिमिडिन आएगा, एक प्यूरिन के सामने दूसरा पायरिमिडिन आएगा। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है जो आपका डीएनए होता है। उसके एक स्ट्रैंड पर अगर आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि डीएनए इज व्हाट, डीएनए इज बेसिकली नथिंग, डीएनए इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ योर नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस इस तरीके से लगी होती है जैसे आपने कभी देखा भी होगा। तो ये सीक्वेंस सपोज अगर आपके एक डीएनए के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, मैं एक रैंडम सीक्वेंस बोल रही हूँ, अगर मान लीजिए ये एक सीक्वेंस लगी हुई है, आपने कभी डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर नॉर्मली देखा है तो वहाँ पे एक और चीज़ देखी होगी कि इसका एक प्राइम जो होता है, एक प्राइम जो होगा इसका वो 5 प्राइम होगा, और एक प्राइम जो होगा इसका वो 3 प्राइम होगा, और जो इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगा, जो इसके सामने वाला स्ट्रैंड होगा, उसकी पोलैरिटी एक की 5 प्राइम होगी और एक की 3 प्राइम होगी। तो इसी तरीके से ए के सामने क्या आएगा, ए के साथ टी बाइंड करता है, टी के सामने ए बाइंड करेगा, सी के सामने जी बाइंड करेगा, जी के सामने सी, टी के सामने अगेन ए, जी के सामने अगेन सी, सी के सामने फिर से जी और जी के सामने सी, देन फिर से जी और फिर से सी। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, इसकी पेयरिंग रूल रहेगा। और ये रूल दिया किसने था, इट वाज गिवन बाय एरविन चारगाव, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3, अगेन जी और सी के बीच में 3, टी और ए के बीच में 2, जी और सी के बीच में 3, सी और जी के बीच में 3, जी और सी के बीच में 3, और फिर से 3, फिर से 3। तो ये क्या है, ये बन गया आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सेम चीज़ मैंने आपको कही यहाँ पे, इसके साथ क्या रहेगा, एक नाइट्रोजनस बेस, इसके बाद यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस होगा, उसके बाद शुगर के साथ यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरे पास एक 3 चीज़ों का सेट तैयार हो गया। इस 3 चीज़ों के सेट को मैं बोलती हूँ, इस सेट को, जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस है, एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, दिस इज़ नोन एज 1 न्यूक्लियोटाइड। इसको हम एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। गॉट इट। इसके सामने जब मैं दूसरा बना रही हूँ स्टैंड, इसके सामने वाले स्टैंड पे भी सेम चीज़ होगी, आपके पास यहाँ फॉस्फेट होगा। ओके, आप मुझे एक सेकंड दीजिए। इसके सामने वाले स्टैंड पे अगर हम बात करें तो सामने वाले स्टैंड पे भी पेयरिंग कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पे अगर शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे फिर से शुगर है, यहाँ पे फिर से फॉस्फेट है, यहाँ पे फिर से शुगर है। ये मैं आप बहुत रैंडम बना रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे एक शुगर होगी और यहाँ पर एक फॉस्फेट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक डीएनए है, मतलब बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पोलैरिटी के लिए इधर उधर बनाया है। तो यहाँ पे भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा, आमने सामने नाइट्रोजनस बेस होंगे। क्लियर है। अब आपको 3 बॉन्डिंग समझ में आ रही हैं अगर ध्यान से देखोगे। पहली बॉन्डिंग शुगर और फॉस्फेट के बीच में है, इसको हम बोलते हैं फोस्फोएस्टर बॉन्डिंग। फोस्फोएस्टर बॉन्डिंग, ठीक है। क्या ये भी फोस्फोएस्टर बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल, ये भी फोस्फोएस्टर बॉन्डिंग है। क्या मैं दोनों को मिलाकर के एक सिंगल वर्ड बोल दूं कि ये फोस्फोएस्टर है, ये फोस्फोएस्टर है, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या मैं फोस्फोडाइएस्टर बोल सकती हूँ? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। जिस बॉन्ड के थ्रू शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच रहती है, दैट बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एन कुछ नहीं है, लिंकेज एन जो है नाइट्रोजन है जो आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन की रिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एन जो है ये 4 में से किसी भी नाइट्रोजनस बेस को डिसाइड कर सकता है। इसमें आपके पास ए टी सी जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी जो एक होगा उसके सामने आपको पेयरिंग रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा कि अगर ए आ गया है तो उसके सामने आप टी लगाओगे। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये आपस में किस बॉन्डिंग से अटैच होते हैं? दे आर अटैच विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहाँ पर ए और टी है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर यहाँ पे जी और सी है, मान लीजिए ये जी था तो ये सी होगा, और
मान लेते हैं ये T था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किसी भी DNA के अंदर आपको 3 बॉन्डिंग देखने को मिलेंगी। क्या मिलेगी? फर्स्ट होगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग, सेकंड होगी एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जो थर्ड होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? अब पोलैरिटी की बात करें तो 5 प्राइम पे आपका जो हमेशा पोलैरिटी वाला ग्रुप रहेगा वो होगा 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। और जो 3 प्राइम होगा ये वाला, इस ग्रुप पे, इस पे आपको शुगर का फ्री OH ग्रुप मिलेगा 3 प्राइम पे। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज 3 प्राइम एंड दैट इज़ नोन एज 5 प्राइम। तो एक पोलैरिटी डिसाइड हुई। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगी तो ये 5 प्राइम है, यानी यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है, आपको दिख भी रहा है, और यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, तो इस 3 प्राइम एंड पे आपको शुगर की OH मिल जाएगी। तो वी कैन से कि DNA में आपको एंटी पैरेलल एक तरीके की पोलैरिटी देखने को मिल रही है, जिसमें सीक्वेंसेस क्या है? पैलिंड्रोमिक हैं। अगर आप यहाँ से नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको दूसरे स्टैंड पर नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस यहाँ से ऊपर की तरफ पढ़नी होंगी। इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस रूल फॉलो होगा। मतलब कि एक तरीके से ऐसा रूल फॉलो होगा जिसमें आप दोनों साइड से जब पढ़ते हो उसको तो वो सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल मलयालम, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इतनी समझनी थी। अब मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में दिखाया, लेकिन जब मैं इसको हेलिकल जो रियल में मॉडल है उसके थ्रू समझाऊँ तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ये आपको कुछ अपीयर होगा ऐसा। अब इसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये एक स्ट्रैंड है, इस एक स्ट्रैंड को मैं कह रही हूँ जिसका मैंने एक डिसाइड किया है पोलैरिटी। एक पोलैरिटी मैंने इसकी रखी है 3 प्राइम, दिस इज़ द 3 प्राइम OH ग्रुप, और यहाँ पे इसका मैंने रखा है 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दूसरा जो स्ट्रैंड है ग्रीन वाला, इसकी यहाँ पे एंटी पोलैरिटी को शो करने के लिए 3 प्राइम OH, और इसका जो अपोजिट एंड है वो मैंने रखा है 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्ट्रैंड को क्या कर दिया है? पोलैरिटी डिसाइड कर दिया है, एंड बोथ आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, बोथ शोज एंटी पैरेलल पोलैरिटी। उसके अलावा आप क्या देख सकते हो? उसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो मैंने बैकबोन बना रखी है, ये बैकबोन बेसिकली किसकी है? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है यहाँ पर। और जो अंदर की तरफ आपको बेसिस दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है कि बेसिस जो हैं दे आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ इनवर्ड जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिस प्रोजेक्ट्स इनवर्ड। ठीक है, बेसिस की अगर हम बात करें तो A और T के बीच में 2 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आप कुछ इस तरीके से DNA को एज्यूम कर सकते हो जैसे कि आपके पास एक स्टेयर्स होती हैं। अब स्टेयर्स, वो वाली स्टेयर जो थोड़ी बड़ी हवेलियों में होती है ना स्टेयर्स, उस टाइप की आप स्टेयर्स देख लो, उनमें आप जिस पे आप चढ़ के झूल भी लेते हो, वो वाली स्टेयर्स जिसमें ऊपर से आप नीचे आ जाते हो, है ना, तो वो वाली स्टेयर्स आप कंसिडर करो। उसमें देखो, थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से सोचो, एक स्टेयर है, दूसरी स्टेयर है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो बेसिकली जो स्टेयर्स हैं वो क्या हैं? दीज आर द बेसिस जो अंदर की तरफ हैं, और जिन रेलिंग्स को आप पकड़ते हो वो क्या है? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। तो दोनों साइड की रेलिंग हो गई, और बीच में क्या है? स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स आर बेसिकली द पेयर्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बेस पेयर। A और T का बेस पेयर, G और C का बेस पेयर। अब अगर मैं पूरा एक चक्कर लगा दूँ, घूम जाऊँ, पूरा एक टर्न ले लूँ अगर स्टेयर्स का, तो मेरे पास एक टर्न कितने का होगा? 360 डिग्री का एक टर्न होगा। मतलब उस 360 डिग्री के टर्न में मेरे पास कुछ बेस पेयर्स आएंगे। तो जब हम BDNA की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर आते हैं। मतलब मैंने पूरा एक 360 डिग्री का जब टर्न लिया तो मेरे पास कितने बेस पेयर आए? 10 बेस पेयर। ये कब आए? जब मैं B फॉर्म को स्टडी कर रही हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट बेस पेयर्स आते हैं। 360 डिग्री के टर्न में अगर आप ADNA को स्टडी कर रहे हो तो 11 बेस पेयर आएंगे। अगर आप BDNA को स्टडी कर रहे हो तो 10 बेस पेयर आएंगे। CDNA को स्टडी कर रहे हो तो 9 बेस पेयर आएंगे। DDNA को स्टडी कर रहे हो तो 8 बेस पेयर आएंगे। ZDNA को स्टडी कर रहे हो तो 12 बेस पेयर आएंगे। एक एक्सेप्शन है कि ABCD DNA जो होते हैं वो राइट हैंडेड कॉइल्ड हैं, लेकिन जो ZDNA होता है वो आपका लेफ्ट हैंडेड कॉइल है, मतलब इस तरीके से कॉइल्ड होता है।
ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए। अब अगर मैं एक पिच की बात कर रही हूँ, पिच क्या थी, बेसिकली एक 360 डिग्री का जो टर्न होता है उसको मैं एक पिच बोलती हूँ, और उस पिच में मेरे पास 10 बेस पेयर आए हैं। इसका मतलब एक बेस पेयर अगर सीधा है तो दूसरा उससे 36 डिग्री टर्न पर है, थर्ड वाला उससे 36 डिग्री टर्न पर है, फोर्थ वाला उससे 36 डिग्री टर्न पर है, फिफ्थ वाला उससे 36 डिग्री टर्न पर है। इसका मतलब क्या है, हर बार डीएनए के जो बेस पेयर हैं वो 36 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं बी फॉर्म के अंदर, तभी तो आपके पास 360 डिग्री का टर्न कंप्लीट हो पाएगा ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं जो घूम रही हैं, और जो 10 बेस पेयर आपके एक पिच में कंप्लीट हुए हैं, जो 360 डिग्री टर्न इन्होंने कंप्लीट किया है, इसको हम एक पिच बोलते हैं। और इस पिच के अंदर आपके 10 बेस पेयर आए हैं, और इस पिच की जो लेंथ होती है वो होती है कंप्लीट लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम की, और जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, 3.4 नैनोमीटर। नीट वाले बच्चों प्लीज़ ध्यान से सुनो, 34 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 बेस पेयर की कंप्लीट लेंथ है, एक पिच की लेंथ है, और 3.4 नैनोमीटर भी हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द डिफरेंसेस, व्हाट अबाउट द डिस्टेंसेस बिटवीन 2 बेस पेयर, यानी एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में डिस्टेंस कितना है। मैंने ये तो बता दिया कि जो 10 सीढ़ियाँ हैं उनका टोटल डिस्टेंस कितना है, लेकिन एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब अगर मैं एक पेयर और दूसरे पेयर को कंसिडर कर रही हूँ तो डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, और वी कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम। पिच का जो था डीएनए, पिच में जो डीएनए था उसका जो डिस्टेंस था वो था 34 एंगस्ट्रॉम। 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। जब डीएनए आप घुमा रहे हो, सीढ़ियाँ घूम रही हैं, तो सीढ़ियाँ जब बहुत पास आती हैं तो बनाती हैं माइनर ग्रूव, जब बहुत दूर जाती हैं तो बनाती है मेजर ग्रूव। ठीक है। इसके अलावा जो डायामीटर है, जो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, और वी कैन से 2 नैनोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। क्लियर। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको किसके बारे में बताई, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में, विच इज़ गिवन इन 1953। उसके अलावा डीएनए जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो आप 5 प्राइम पे देखते हो, इसको आप फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हो, और इसी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं कि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। उसके अलावा इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसका चार्ज भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आपका होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी कि ए और टी बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ थी, ए के साथ टी आएगा, सी के साथ जी आएगा, ये चीज़ दी किसने थी? ये चीज़ आपके पास एरविन चारगाफ ने दी थी जब उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में स्टडी किया था। तो डीएनए की टर्म किसने दी थी? जैकरीज ने दी थी। एरविन चारगाफ ने 1950 में कुछ रूल्स दिए। उन्होंने कहा कि प्यूरिन हमेशा इक्वल्स होता है पायरिमिडिन के, मतलब कि प्यूरिन्स ए प्लस जी इनको प्यूरिन बोलते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस टी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्यूरिन ओवर में पिरिमिडिन, मतलब ए प्लस जी ओवर में सी प्लस टी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी स्पीसीज। हर एक स्पीसीज के लिए 1 ही होगा प्यूरिन ओवर में पिरिमिडिन। लेकिन उन्होंने एक और कंसेप्ट बोला कि एक हमेशा टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करता है, और जी हमेशा सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ए प्लस टी और जी प्लस सी, ए प्लस टी और जी प्लस सी का जो रेशो आता है दैट इज़ एक्स, दैट इज़ वेरिएबल। इसका मतलब ये हर एक स्पीसीज़ के लिए क्या करता है, वेरी करता है। जिस स्पीसीज़ के अंदर जीसी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो प्रोकैरियोट के अंदर इकोलाई में जब देखा गया तो जो वैल्यू आई ए प्लस टी ओवर में जी प्लस सी की, जो रेशो की वैल्यू आई दैट वाज 0.92, दैट इज़ लेस देन 1। इसका मतलब जो इकोलाई है उसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। लेकिन जब यूकैरियोट की बात की गई तो इनका रेशो आया मोर देन 1। इसका मतलब ह्यूमन में 1.52 क्या है, इसकी वैल्यू निकल कर आई थी, इस रेशो की वैल्यू निकल कर आई थी। इसका मतलब हमारे पास 80 कंटेंट ज़्यादा होता है हमारे डीएनए में। सिंपल सी बात है, जिस डीएनए के अंदर जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पर जीसी रिच सीक्वेंसेस ज़्यादा प्रेजेंट होंगी डीएनए के अंदर, उस डीएनए को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जी और सी ये दोनों आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए हैं। लेकिन जिस डीएनए के अंदर ए और टी का कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
एक ए और टी बेस पेयर के बीच में, इसीलिए वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसको तोड़ना थोड़ा सा इजी होगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाता है जिसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आप अलग कर सकते हो। कैसे अलग कर सकते हो? अगर मैं डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दूँ तो एक तरीके से मैं दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर सकती हूँ, जो कि हम डीएनए रेप्लिकेशन में करेंगे भी। तो जब दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट आप करते हो तो उस कंडीशन में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होता है। उसको कैसे तोड़ सकते हो? रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो वो दूर हो जाते हैं। अगर आप उसी टेम्परेचर को कम लेकर के आ जाओगे, वापस कम ले आओगे, तो आपके वो दोनों रीअनिल कर जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड का अलग होना, हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। और जब दोनों आपस में पास आते हैं, जब आप टेम्परेचर कम करते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअनीलिंग या रीनेचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें हमारे पास किन्होंने बताई थी? अरविंद चारगाफ ने कुछ रूल्स दिए थे, इसको हम बोलते हैं बेस पेयरिंग रूल। फिर उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए थे, जिनमें से आपके मैंने अभी भी बताया रोजालिंड फ्रैंकलिन थी और मॉरिस विल्कन्स थे, टीचर एंड स्टूडेंट्स थे। इन्होंने एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉलो किया और इन्होंने कुछ सेम चीज़ें देखी जो वॉटसन ने बाद में अपनी पब्लिकेशन में लिखी भी थी, कि डीएनए जो है वो एक हेलिक्स बनाता है, सबसे सिंपल चीज़। दूसरा, ये हमेशा 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम पे ट्विस्ट करता है। 10 बेसिस होते हैं पर यूनिट में। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। फॉस्फेट्स आर ऑन द आउटसाइड, फॉस्फेट हमेशा बाहर की तरफ रहते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा अंदर की तरफ रहते हैं। शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनती है। अरविंद चारगाफ ने जो रूल दिए थे ना, वो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि वो रूल्स सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल थे ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करवा दी हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और एक साथ एक दो चीज़ें और भी बताऊंगी। यहाँ पे देखिए कि सम पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू योर डीएनए, कि मेल्टिंग जो होती है, जब मेल्ट करते हो आप डीएनए को, गर्म करते हो, तो ब्रेकिंग हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की हाई टेम्परेचर पे, और जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि जिस डीएनए में 80 ज़्यादा है उसको तोड़ना ईजी है एज़ कम्पेयर टू द डीएनए विच हैव मोर जीसी कंटेंट। उसके अलावा अगर कई बार डीएनए में क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, डीएनए का एक स्ट्रैंड टूट जाता है, तो अगर हमें उसके बारे में पता लगाना हो तो वो कैसे पता लगाएंगे? वो इस चीज़ से पता चलता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो डीएनए होता है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन जब वो इंजर्ड हो जाता है, वहाँ पे किसी तरीके से क्या आ जाती है, मतलब एक स्ट्रैंड टूट जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और वहाँ से थोड़ा डार्कली स्टेन हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइपरक्रोमेसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरक्रोमेसिटी इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है ये आपस में बहुत अच्छे से कॉइल्ड है। आप इसको नॉर्मल कंडीशंस में अनकॉइल नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन जहाँ पे डीएनए में कॉइलिंग बहुत मुश्किल होती है, कॉइलिंग को आप इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लैक्टोनिमिक। यानी कि हमारा जो डीएनए होता है वो प्लैक्टोनिमिक कंडीशंस में है। इसकी कॉइलिंग को आप क्या नहीं कर सकते हो, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, देयर आर सम फंक्शंस रिलेटेड टू योर डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि हमारा जो हेरिडिटरी कंपोजिशन है वो हमारे पेरेंट्स से हम तक आया है, हमसे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं दैट डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हूँ, मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो मुझसे डिफरेंट होगी, तो देर आर सम वेरिएशंस क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा डीएनए, सबका डीएनए एक दूसरे से 0.1% सिमिलैरिटीज़ नहीं शो करता। 0.1% एरिया पे वो डिफरेंट होता है। इसको हम बोलते हैं कि वेरिएशंस आती हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से। हो सकता है मेरे पास जो सीक्वेंस है डीएनए की सेम आपके पास हो, लेकिन मेरे पास किसी पोजीशन पर ए आ गया, एडेनिन आ गया, और सेम उसी पोजीशन पर आपके पास थाइमीन आ गया, तो वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसको हम बोलते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके अलावा म्यूटेशंस, देखो डार्विन जो थे ना, डार्विन ने एक चीज़ कही थी कि वेरिएशंस आएंगी तभी इवोल्यूशन होगा। अगर वेरिएशंस नहीं आई तो इवोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन वेरिएशन बहुत धीरे आती हैं। वेरिएशंस जो होती है वो एक डायरेक्शन में आती हैं, और वेरिएशंस जो होती हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव होती हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने कहा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वेरिएशंस एक ही बार आए, हर बार वेरिएशन धीरे धीरे आए, या फिर वेरिएशंस जो हैं वही इवोल्यूशन को लीड करें। उन्होंने एक और टर्म दी थी, म्यूटेशन।
म्यूटेशन, उन्होंने कहा था कि जब डीएनए की सीक्वेंस में कोई सडन चेंज आ जाता है, एकदम से चेंज आ जाता है, दैट इज़ अ मेजर चेंज जो कंट्रीब्यूशन करता है इवोल्यूशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकती है। ज़्यादातर नेगेटिव म्यूटेशन को नेचर एलिमिनेट कर देती है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाता, और कुछ पॉजिटिव म्यूटेशन को नेचर रख लेती है, ठीक है। उसके अलावा ऑटो कैटालिटिक फंक्शन होता है हमारे डीएनए का, मतलब कि डीएनए से डीएनए खुद बन सकता है। डीएनए से डीएनए बनवाना, इस प्रोसेस को हम ऑटो कैटालिटिक फंक्शन कहते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आता है, और डीएनए से आरएनए भी बनता है, इसको हम हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन बोलते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। और हमारी बॉडी में जितने भी पाथवे रन हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, जितने भी मेटाबॉलिज्म चल रही हैं, जैसे लिपिड का टूटना, जैसे ग्लाइकोजन का टूटना या ग्लाइकोजन का बनना, या लिपिड का बनना, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का टूटना, ये सारे जो मैकेनिज्म चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होना, जो भी जितने भी पाथवे हमारे चल रहे हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। उनको कंट्रोल कौन करता है, दे आर कंट्रोल्ड बाय योर डीएनए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये पूरा चार्ट समझ में आया होगा। नाउ डिस्कस विद सम क्वेश्चंस, लाइक अगर मैं आपको एरविन चारगाफ के बेस पेयर रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूं तो आप मुझे आंसर कीजिएगा कि उनका बेसिकली कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि क्या आंसर होगा। एक करके दिखाती हूँ, बाकी क्या आप मुझे आंसर करोगे। सपोज़ अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास जो एक डीएनए है, उस डीएनए के अंदर क्वेश्चन नंबर, आंसर आप मुझे क्वेश्चन के साथ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बताती हूँ कि एडेनिन, मेरे पास एडेनिन जो है वो मान लेते हैं 3% है, तो मुझे डीएनए में बाकी नाइट्रोजनस बेसिस, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, इनकी कंपोजिशन बताइए। तो देखो बहुत सिंपल होता है। एरविन चारगाफ ने एक रूल दिया था कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के बराबर होता है। तो अगर एडेनिन 3% है तो सिंपल सी बात है थाइमिन भी 3% होगा, राइट। अब आप एक खुद चीज़ सोचो कि कोई भी चीज़ 100% से तो ऊपर हो नहीं सकती। अब जब मैंने ए और टी को देखा तो ये 3 + 3 6% थे, 3 + 3 6% है। इसका मतलब 100 में से जब मैं 6 माइनस कर दूंगी तो 94% मेरे पास क्या आया, जीसी कंटेंट आया। बाकी बचा हुआ तो यही था ना, जी और सी। अब 94 में से जी कितना होगा और सी कितना होगा, तो ये होगा आपके पास 94 का आप हाफ कर दीजिएगा। 94 का जब आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, इसको आप एक बार मुझे करके बताना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है। आप 94 को बेसिकली क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास करीबन आ जाएगा 47, ठीक है। तो यहाँ पे 47 क्या है, एक जी का कंटेंट है, 47% जी है, और सी कितना होगा 47%। समझ में आया? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर एडेनिन दे रखा था 3%, तो एरविन चारगाफ का एक सिंपल सा रूल है कि एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है। तो एडेनिन और थाइमिन की सेम कंपोजिशन है, 3%। दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया 6%। लेकिन उसमें जीसी कितना है वो कैसे पता लगाओगे, तो वो भी सिंपल है। जब आप 100% में से ए और टी को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ क्या आएगा, जीसी कंटेंट आएगा। अब इस जीसी कंटेंट में कुछ जी होगा और कुछ सी होगा, तो आप उसमें हाफ कर लीजिएगा। जी 47, सी भी मेरे पास क्या आ गया 47, ठीक है। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर मेरे पास डीएनए में साइटोसिन की कंपोजिशन 8% है, तो आप मुझे ग्वानिन की अमाउंट बताइए, थाइमीन का अमाउंट बताइए। जिन्होंने लेक्चर ध्यान से देखा होगा उनको आंसर आ जाएगा। एडेनिन का आप मुझे अमाउंट बताइए, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये है। अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप मुझे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको देती हूँ, लेकिन वो समझाऊंगी कैसे। अगर एक डीएनए को पूछ लें आपसे कि मेल्टिंग टेम्परेचर किस डीएनए का हाई होगा या किस डीएनए का सबसे ज़्यादा होगा, तो अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाए, सपोज आपका पहला ऑप्शन है जिसमें एडेनिन है आपके पास 3%, ठीक है। एक ऐसा डीएनए है जिसमें आपको एडेनिन जो है, जिसमें आपको जी और सी का कंटेंट बता दिया गया है, दोनों का मिलाकर के जी और सी का 48% है। एक ऐसा डीएनए आपको दे दिया गया है जिसमें आपके पास जी और सी का जिसमें ए और टी का कंटेंट कितना है, ए और टी का कंटेंट है मान लेते हैं 50% है, ठीक है। और एक ऐसा डीएनए दे दिया गया है
जिसमें आपके पास सी का जो कंटेंट है वो है 14%। ठीक है, तो अब आप मुझे आंसर कीजिए कि किस डीएनए का टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसको समझने की एक ट्रिक है, ध्यान से सुनो। मेल्टिंग टेम्परेचर उस डीएनए का ज़्यादा होगा जिसमें जीसी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और एटी में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जिस डीएनए में जीसी की सीक्वेंसेस ज़्यादा होंगी उसको तोड़ना भी मुश्किल होगा, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो जीसी वाले डीएनए की जो है आपको टीएम ज़्यादा देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको साफ साफ जो जीसी दिखाई दे रहा है 48% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इस डीएनए में जीसी कंटेंट ज़्यादा है 48%। तो मेरा सीधा आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 80 कितना हो गया 52%। ठीक है, अब हम हर एक डीएनए का जीसी निकालेंगे, हर एक डीएनए का जीसी निकालेंगे, क्योंकि हमें वही देखना है जिसमें जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट उसका टीएम यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखो एडेनिन 3% है, तो यानी यहाँ पे थाइमिन भी 3% होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ए और टी मिलाकर के 6% हो गए हैं। तो बाकी जो बचा है जीसी वो कितना आ गया 94%। ठीक है, तो ये है 94%। यहाँ पे 80 अगर 52% है, सॉरी 80 यहाँ पे कितना आया है, 80 यहाँ पर आया है 52%। और अगर मैं सीधा देखूँ जीसी ही देखना है तो 80 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें जीसी 48% है। ठीक है, यहाँ पर 80-50% है, तो जीसी कितना होगा, जीसी 50% होगा, हाफ हाफ होगा। तो ये जीसी 50% आ गया। यहाँ पर सी 14% है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जी भी 14% होगा, यानी कि यहाँ पर जी सी कंटेंट कितना है 28%। तो मेरे पास हर डीएनए में 4 डीएनए में सबका जीसी कंटेंट आ गया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरा जो जीसी का कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा इस डीएनए में है। इसका मतलब इस डीएनए को तोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा, तो मेरा आंसर भी यही होगा। यानी मेरा टीएम जो होगा वो सबसे हाई किसके लिए होगा, इसके लिए। और अगर वो आपसे सबसे लो पूछ लेता तो आप 80 देखते, 80 जिसमें सबसे कम होता, 80 जिसमें सबसे ज़्यादा होता एक्चुअली, वही आपका क्या होता, उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता, क्योंकि वहाँ पे वीकनेस ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा हमारा डीएनए। मैंने पूरा ये हाफ पेज कवर कर दिया है, जिसमें हमने 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन देखे हैं, एरविन चारगाफ के, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के, जेम्स वाटसन एंड क्रिक के। आपको ईयर याद रखना है, जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, जिसमें उन्होंने 5' और 3' पोलैरिटी डिस्कशन किया था। उन्होंने बताया था कि जब शुगर और फॉस्फेट जुड़ता है, जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। लिख देती हूँ आपके लिए, जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, ये नाइट्रोजनस बेस A, T, C, G एक टाइम पर एक ही होगा, ये दोनों बनते हैं, जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और जब हम इसी में क्या ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड ही है। इसी के पॉलीमर से क्या बनता है, इसी के पॉलीमर से आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, जो आपका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए कब होगा, जब नाइट्रोजनस बेस A, T, C और G होंगे, और जो शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। और आरएनए कब बनेगा, जब शुगर जो होगी वो राइबोज शुगर होगी, और जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, A, U, C, G, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, ये होंगे। फॉस्फेट ग्रुप और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं ये आपकी बैकबोन बनाएंगे, बैकबोन। और जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं वो शुगर के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच रहेंगे और हमेशा अंदर की तरफ रहेंगे, जो आपके स्टेयर्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डायमीटर याद रखनी है, आपको ये क्वेश्चंस याद रखनी है कि कैसे क्या होता है, आपको डीएनए के फंक्शन याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेंट्रल डोग्मा और पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस करूंगी, और साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और सिखाऊंगी कि कैसे आपका डीएनए बना है, शुगर फॉस्फेट क्या होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सब आपको याद करवाऊँगी। ये मेरा जो आज का टॉपिक था दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही जो आंसर्स आपको देने हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।